हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स का। मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में रेट लॉ और रेट कांस्टेंट के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो रेट लॉ होता है यह एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है। यह एक्सपोनेंट एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ किसी केमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और यह रिएक्टेंट सब्सटेंस के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो पिछली बार अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर मिस किया है तो आप उसको जरूर देखिए, समझिए, ताकि आपको आगे का वीडियो लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आए। आज मैं आपको रेट लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूं कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ये आप देखिए, जैसे मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर द रिएक्शन A2 plus B plus C gives AB plus AC, it is found that tripling the concentration of A2, अगर A2 के कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर देते हैं तो रेट रिएक्शन का क्या होगा, ट्रिपल हो जा रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट बढ़ रहा है। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B हैज नो इफेक्ट, अगर B के कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दिया गया है कि डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ C रेट इंक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ 4, और अगर C के कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेट लॉ, आप रेट लॉ बताओ। साथ ही साथ कह रहा है कि व्हाई द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B हैज नो इफेक्ट, क्यों नहीं हो रहा है कि अगर B के कंसंट्रेशन में चेंज कर दे रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट को देखें, सॉल्व करें, तो इस गिवन केमिकल इक्वेशन के लिए अगर रेट लॉ हम लोग लिखते हैं तो मैंने बताया कि R इक्वल टू ये रेट कांस्टेंट K हो गया, ये A2 सब्सटेंस का कंसंट्रेशन, इसका एक्सपोनेंट X हो गया, यहाँ पे B सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हो गया, इसका एक्सपोनेंट Y हो गया, और यहाँ पे C सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हो गया और इसका एक्सपोनेंट Z हो गया। बेटा ये अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर A2 सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दे रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जा रहा है। B और सब्सटेंस C सब्सटेंस के कंसंट्रेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या मानेंगे कि B और C सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और A2 का कंसंट्रेशन अगर हम लोग ट्रिपल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो X एक्सपोनेंट है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये देखिए, ये x की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। क्यों? अगर जैसे मान लो कोई इसको ट्रिपल किया जाता और कहता कि रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम हो जा रहा है तो 3 और इसका जब स्क्वायर होता तभी तो 9 टाइम होता। तो अगर ये ट्रिपल किया जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर भी ट्रिपल ही है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। ये समझ में आ गया कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। अब क्या कर रहा है कि B सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि 20 सब्सटेंस का कंसंट्रेशन अगर डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं हो रहा है, ना डबल हो रहा है, ना हाफ हो रहा है, ना 4 हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है बेटा, ये y एक्सपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 है। क्योंकि ये 2 अगर इसके लिखते हैं, इसका कंसंट्रेशन 2 लिखते हैं और 2 के पावर 0 हो गया तो ये यानी कि मतलब वैल्यू 1 हो गई, और 1 होने पर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप देखिए, कह रहा है कि C सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो जब मैं इसको डबल कर रहा हूं तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ये देखिए, जो Z की वैल्यू होगी ये 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पर Z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये 2 आ गई। अब अगर इन वैल्यू को यहां पे पुट कर दें तो ये R इक्वल टू ये K इंटू A2, x एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 आया है, ये देखिए b हो गया, और b एक्सपोनेंट यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 0 है, और c है तो यहाँ पे c की कंसंट्रेशन z एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है, 2 है। b के पावर 0 अगर हम लोग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 1 हो जाएगा। यानी कि r इक्वल टू k इंटू ये A2 हो गया, ये पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इंटू यहाँ पे c हो गया और c के पावर 2 यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से ये हम लोगों ने रेट लॉ इस केमिकल इक्वेशन के लिए लिखा। अब इसी क्वेश्चन में कहा गया है, बी वाला पार्ट, कि व्हाई द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B हैज नो इफेक्ट। ये देखिए,
b का जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है यानी कि y की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। तो यहां पे आप देखो ये b है और इसके पावर y और y की वैल्यू 0 आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b सब्सटेंस का कंसंट्रेशन डबल करने पर, यानी कि अगर मैं इसको 2b कर देता हूं और इसके पावर 0 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे b का कंसंट्रेशन डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 4 टाइम्स कर दें, चूंकि एक्सपोनेंट की वैल्यू y की वैल्यू 0 है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका सेकेंड वाले पार्ट का भी आंसर आ गया। आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कितने इजी तरीके से सॉल्व किया। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, देखिएगा। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन है रेट लॉ के ऊपर बेस्ड। इस क्वेश्चन में लिखा है कि राइट द रेट लॉ। रेट लॉ लिखना है फॉर द रिएक्शन a प्लस बी गिव c फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्या क्या दिया है, a का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.4 है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर दिया गया है। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन b का पर मोलर दिया गया है और यहाँ पर रेट दिया गया है, ये रेट की यूनिट लिखा है मोलर पर सेकेंड होगा। अब अगर देखें यहाँ पे 0.4 हो रहा है, इनिशियल 0.2 हो रहा है और ये रेट कितना है 4.0 इंटू 10⁻⁵। इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये R1 रेट है, इसको हम लोग बोल देते हैं ये R2 रेट है और इसको मान लेते हैं ये R3 रेट है, ऐसे मान लेते हैं। अब इसके लिए हमको लिखना है रेट लॉ। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो रेट लॉ तो लिख सकते हैं, लेकिन हमको एक्सपोनेंट x और y की वैल्यू नहीं मालूम है, तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे। जैसे इस इक्वेशन के लिए मैं लिखूं तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया, a का एक्सपोनेंट x हो गया, b सब्सटेंस का एक्सपोनेंट कितना हो गया, ये y। तो हमको x और y की वैल्यू नहीं पता है। अगर यही x और y की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग बहुत इजी तरीके से रेट लॉ लिख सकते हैं। अब आइए देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जरा इस बात को समझिएगा। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड के बीच में कंपेयर करता हूं और इसके ऊपर रेट लॉ अप्लाई करता हूं तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने R2 लिखा और इस R2 को मैं जो था R1 से कंपेयर कर रहा हूं, यानी कि अगर R2 लिखते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये K हो जाएगा। A सब्सटेंस यहाँ पे इसका ये है तो ये 0.6 का एक्सपोनेंट x हो जाएगा और फिर यहाँ पे B सब्सटेंस 0.2 है तो 0.2 का क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये K हो गया। अब अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो ये A सब्सटेंस पहले वाले के लिए तो 0.4 हो गया, ये 0.4 का एक्सपोनेंट x हो गया इनटू ये 0.2 हो जाएगा और 0.2 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो कैसे कर सकते हैं, जरा इस बात को समझिएगा। R2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 6.0 इंटू 10⁻⁵। तो मैं यहाँ पे R2 की वैल्यू लिख सकता हूँ 6.0 इंटू 10⁻⁵ कर दिया। R1 की वैल्यू कितनी है, 4.0 इंटू 10⁻⁵, तो ये 4.0 इंटू 10⁻⁵। अब ये देखिए ये 0.2 बेस दोनों का सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया बेटा। ये 10⁻⁵ और 10⁻⁵ पूरा कैंसिल हो जाएगा। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। रिएक्टेंट सब्सटेंस का कंसंट्रेशन भले ही चेंज हो जाए, तो रेट कांस्टेंट के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, दोनों कैंसिल हो गए बेटा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 6/4 है, तो ये 2 3 जा 6 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि 3/2 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे डेसिमल है 0.6 0.4, ये डेसिमल कैंसिल हो जा रहा है बेटा, कैंसिल कर सकते हैं डेसिमल को, एक्सपोनेंट दोनों का सेम है। और अगर इसको मैं करता हूं तो ये क्या हो गया, ये 2 3 जा 6 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि अगर इसको मैं देखूं तो 3/2 इक्वल टू 3/2 हो गया। ये देखिए ये 3/2 हो गया ये, और इसका एक्सपोनेंट कितना हो गया, x है, x दोनों में कॉमन है, ये x इक्वल टू ये 3/2 हो गया।
अब इस 3/2 को मैं पावर 1 कर सकता हूं। अब ये देखिए दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का बेस सेम है तो ये 3/2 और ये 3/2 कैंसिल हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये देखिए कितने इजी तरीके से x की वैल्यू आप देख रहे हो कि 1 आ रहा है। ये देखिए समझ में आ गया ना। तो x की वैल्यू हम लोग को क्या पता चल गया कि यहां पर ये x की वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोगों को y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए कैसे हम लोग तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों ने कंपेयर किया था R2 R1 का कंपेयर किया था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, R3 का R2 से कंपेयर कर सकते हैं, या R3 को R1 से कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने R3 को R1 से कंपेयर कर दिया। अब ये देखिएगा ये कितने इजी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, आपको दिखा रहा हूं। अब इस बार हम लोगों ने क्या किया कि जो थर्ड रेट है उसको फर्स्ट रेट से कंपेयर कर दिया। ये देखिए इसको मैंने लिखा R3 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। अब ये यहां पे ए का कंसंट्रेशन कितना है, 0.8 है। ये देखिए 0.8, इसका एक्सपोनेंट x हो जाएगा। बी का कितना है, 0.4 है, इसका कितना हो जाएगा, इसका y हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहां पर k इंटू। अब आप देखो यहां पर हम लोग ये देखेंगे R1 वाले के केस में तो ये 0.4 हो गया, 0.4 के एक्सपोनेंट x हो गया, और ये 0.2 है तो 0.2 के एक्सपोनेंट को y हम लोग मान लेंगे। अब अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये R3 की वैल्यू कितनी है, 3.2 इंटू 10⁻⁻4 है। आप देखिएगा ये हो गया, मैंने 3.2 इंटू 10⁻⁻4 लिखा, और R1 की वैल्यू कितनी है, 4.0 इंटू 10⁻5, तो ये 4.0 इंटू 10⁻5 हो गया। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो ये x की वैल्यू कितनी है, 1 है। पहले जो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये k और k कैंसिल हो गया, ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल हो गया, ये 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हो गया, यानी कि 2 के पावर x हो जाएगा। ये 0.4 है, ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि 2 के पावर y हो गया। तो अच्छा अब यहां भी इसको हम लोग कर देते हैं। ये देखिए ये डेसिमल हटेगा, यहां से डेसिमल हटेगा। अब ये देखिए 4 8 32 और 4 10 40 हो गया। 10⁻5 ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि यहां पे मैं 8 इंटू 10 लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई 10, तो ये और ये कैंसिल हो गया बेटा। ये आपने देखा कितने इजी तरीके से हो गया। अब अगर इसको मैं करूं तो यहां पर ये कितना आया है, 2 आया है, तो यहां पे 2 इसका एक्सपोनेंट x हो गया, और यहां पे 2 है, 2 का एक्सपोनेंट y हो गया इक्वल टू ये वैल्यू आई है 8 आई है। x की वैल्यू कितना हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, 1 फाइंड आउट किया है, तो ये 2 हो गया इंटू 2 के पावर y एक्सपोनेंट की वैल्यू नहीं मालूम है, उसे ही हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो 8 हो गया। अब इसको मैं यहां पे करता हूं, स्पेस नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग आगे यहां पे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 2 के पावर ये y हो गया इक्वल टू 8/2 हो जाएगा, ये 8/2, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो गया, तो यहां पर 2 और ये y हो गया, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 के पावर 2 लिख सकता हूं। अब ये देखिए बेस दोनों का सेम है, ये बेस सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे आपने देखा कि y की वैल्यू 2 आ गई, तो ये देखिए यहां पर y की वैल्यू 2 आ गई, ये देखा। अब हम लोग बहुत इजी तरीके से रेट लॉ लिख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए। x की जगह हम लोग क्या लिख दें, 1 लिख दें, और y की जगह क्या लिख दें, 2 लिख दें। तो अब आइए x की जगह 1 आ गया और y की जगह कितना हो गया, 2 आ गया। यही आपका आंसर आ गया बेटा, यानी कि रेट लॉ अप्लाई करें तो रेट लॉ इक्वल टू रेट कांस्टेंट a के पावर 1, आप 1 लिखो चाहे मत लिखो, और b के पावर 2। ये देखिए ये मैंने रेट लॉ लिख दिया। इस क्वेश्चन को कितने इजी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग एक नए क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से होता है। इस क्वेश्चन को भी आइए देखते हैं, नए क्वेश्चन को। नाउ स्टूडेंट्स, द अनदर क्वेश्चन ऑफ रेट लॉ।
कहा गया कि द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। रेट लॉ अप्लाई करते हैं तो R इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन इसके पावर 1 मानेंगे और बी की कंसंट्रेशन इसका एक्सपोनेंट 2 है। द रेट ऑफ द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज फाउंड टू बी 0.25 मोलर पर सेकेंड। ये इसकी वैल्यू दी गई, रेट की वैल्यू। ए का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, 1 मोलर दिया गया है और बी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन 0.2 मोलर दिया गया है। तो कह रहा है कि रेट कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दमजान नहीं है, सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि जब रेट लॉ अप्लाई किया तो R इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन इसका एक्सपोनेंट 1 मानेंगे और बी का एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया है, 0.25 मोलर। ये देखिए 0.25 मोलर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पे हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए का कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया गया है तो ये देखिए ये 1.0 मोलर हो गया और बी का कंसंट्रेशन कितना दिया, 0.2 मोलर। तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे, अगर 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। अब अगर मैं के की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो के इक्वल टू कितना हो गया, 0.25, यहाँ पे देखिए मोलर हो गया और पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाय ये 1 मोलर, यहाँ पे 1.0 कर दें मोलर इनटू यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये मोलर स्क्वायर हो जाएगा तो इनटू 0.04 मोलर स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 2 डेसिमल के साथ कैंसिल हो गया। अगर 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। अब अगर इस 4 से जो हम लोग डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ पे देखिए ये 12 हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे देखोगे तो ये 2 आ गया 5, 12.25 आ जाएगा। अब अगर यूनिट की बात करते हैं तो ये मोलर पर सेकेंड है और ये मोलर, तो ये देखिए मोलर और एक मोलर कैंसिल हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी आ रही है, 12.25 आ रहा है। यहाँ पे मोलर के पावर -2, सेकेंड के पावर -1, यही आपका आंसर आ गया। ये देखिए ये आंसर आ गया। क्वेश्चन को आपने देखा कि कितने इजी तरीके से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, I am going to tell you another question of rate law. Consider the rate reaction 2A plus 2B gives C plus 2D. If the concentration of A is double, अगर A सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को डबल किया जाता है एट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ B, B का कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजेड बाय ए फैक्टर 4। अगर A सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और बी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड एट कांस्टेंट ए, कांस्टेंट ए पर जो था बी का कंसंट्रेशन डबल किया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। व्हाट इज द रेट लॉ, क्या रेट लॉ है। इस तरीके की क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ओरल सॉल्व हो जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। अगर इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ लिखता हूं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, ए का एक्सपोनेंट मैं x ले लेता हूं, बी सब्सटेंस के एक्सपोनेंट को मैं y ले लेता हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ए के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट 4 टाइम्स बढ़ जाता है और बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। यानी कि अगर इसको डबल करते हैं तो अगर इसको डबल करेंगे जो था तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ रहा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। देखिएगा फिर जो कह रहा है कि अगर ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और बी के जो कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, यानी कि इससे तो मतलब है नहीं, ये y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो अगर हम लोग लिखें तो ये देखिए रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ इक्वल टू के हो गया। ये ए सब्सटेंस है, इसके एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी, और बी सब्सटेंस है, इसके y की वैल्यू एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आपने देखा कि विद इन सेकेंड हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया कि क्या आंसर आएगा।
लेकिन अगर यही क्वेश्चन 12th बोर्ड एग्जाम में आया है तो आपको ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो सॉल्व कैसे आप करोगे जरा समझना। जैसे ये इक्वेशन है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब क्वेश्चन में जो तक कह रहा है कि अगर ए सब्सटेंस का कंसंट्रेशन डबल कर दे रहे हैं तो रेट 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। रेट 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है यानी कि एक दूसरा जो था रिएक्शन आ रहा है, ये क्या आ रहा है कि ये 4R इक्वल टू यहाँ पे K हो गया, इसके कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं 2A हो गया। ये X की वैल्यू हमको नहीं मालूम है और B सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पे B सब्सटेंस हो गया, इसका एक्सपोनेंट Y हो गया और इसको आप मान लो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब अगर सेकंड इक्वेशन में मैं फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, ये देखिए सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे, यहाँ पे 4R डिवाइडेड बाई R हो गया। यहाँ पर देखिए ये K हो गया, A का एक्सपोनेंट यहाँ पे आप देख रहे हो X है और B का जो था एक्सपोनेंट यहाँ पे कितना है, Y है। अब ये देखिए हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, क्या हो सकता है, ये R ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए B के पावर Y और B के पावर Y ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। रेट कांस्टेंट सेम रिएक्शन के लिए सेम रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो A सब्सटेंस है, यहाँ भी A है तो A और A कैंसिल हो गया यानी कि 2 के पावर X बचा और यहाँ पे 4 है बेटा। तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो 4 ये है इक्वल टू हो जाएगा ये 2 के पावर X हो गया। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 कर सकते हैं इक्वल टू 2 के पावर X हो गया। अब ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ये देखेंगे X की वैल्यू कितनी आ रही है, X की वैल्यू 2 आ गई। ये देखिए दिखाई दे रहा है ना, X की वैल्यू 2 आ गई। तो ये देखिए X की वैल्यू 2 आ गई थी, हम लोगों ने देखा। अब इसी तरीके से मैं एक दूसरा जो था लिखूंगा जो दूसरी कंडीशन कह रहा है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A। अब मैं एक अगला थर्ड रिएक्शन लिख रहा हूं, उसके लिए रेट क्या लिख रहे हैं। तो ये देखिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट रिएक्शन का कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, रेट डबल। तो ये क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा और ये K हो गया। A सब्सटेंस का कंसंट्रेशन इसको हम लोगों को जो है X माना और B सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को डबल किया जा रहा है तो ये मैं 2B कर दे रहा हूँ, इसके पावर Y कर दे रहा हूँ और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब इस थर्ड इक्वेशन में मैं फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दे रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो 2R डिवाइडेड बाई R, यहाँ पे आप देखो ये K हो गया, यहाँ पे A के पावर X हो गया और B के पावर Y हो गया। ये देखिए B के पावर यहाँ पे Y हो गया। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये R से R कैंसिल, रेट कांस्टेंट कैंसिल, A के पावर X और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा जो था कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए A के पावर X कैंसिल हो रहा है तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग देखेंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये B और B कैंसिल हो रहा है। तो अगर आप देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 के पावर Y कर सकता हूँ, ये देखिए Y। अब ये बेस दोनों का सेम है तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो जब बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन करते हैं अब मिलेगा तो आपको इस तरीके से करके दिखाना पड़ेगा कि X की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 और Y की वैल्यू 1 हो गई। अब अगर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो R इक्वल टू K, A का पावर 2 और B के पावर 1, ये रेट लॉ आ गया। यही आपका आंसर हो गया। देखिए ये आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रेट लॉ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि द रिएक्शन 2H2 plus 2NO gives 2H2O plus N2। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, कब डबल हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 डबल, जब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हम लोग डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल, अगर NO के कंसंट्रेशन को हम लोग डबल कर देते हैं, रेट इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 8, तो रेट जो है 8 टाइम्स बढ़ जाता है।
तो राइट द रेट लॉ। इस क्वेश्चन को अगर एमसीक्यू के हिसाब से करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से करना है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। अगर उस रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ लिखता हूं तो रेट लॉ इक्वल टू के हो गया, ये H2 का एक्सपोनेंट x मैं ले लूंगा और नाइट्रिक ऑक्साइड NO का एक्सपोनेंट मैं y ले लूंगा। अब ये क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H2 डबल। अगर H2 के कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन, इसे डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे NO के कंसंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। तो जब कांस्टेंट मानेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डबल करने पर ये डबल हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये x की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 आ जा रही है। इसका मतलब ये हुआ। अब अगली बार हम लोग क्या मानेंगे, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले लेंगे। अब कह रहा है कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट 8 टाइम्स बढ़ जा रहा है, यानी कि अगर इसको डबल कर दे रहे हैं तो रेट 8 टाइम्स बढ़ जा रहा है और ये कांस्टेंट है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि अगर 2 के पावर 3 हुआ तभी 8 टाइम्स बढ़ेगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। अब अगर इस वैल्यू में पुट कर दें तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये k हो गया, ये H2, इसका एक्सपोनेंट 1 आप चाहे तो लिखो चाहे मत लिखो, और ये NO, ये y एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यही मैंने इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख दिया। इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इजी तरीके से। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमको कैलकुलेट करना है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से करना है, तो हमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। इसको आप मान लो कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल इफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 डबल। तो यहाँ पे देखिएगा ये 2R हो जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल, ये K है और H2 के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, यानी कि ये 2H2 हो गया, इसका एक्सपोनेंट x हो गया, ये देखिए x हो गया, और नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन आप y रहने दो। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बोलो। अब अगर सेकेंड इक्वेशन में मैं फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन से मैंने जितना डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ये 2R/R हो गया। यहाँ पर देखिए ये K हो गया, ये H2, इसका एक्सपोनेंट x हो गया, ये NO, इसका एक्सपोनेंट आप देखोगे तो ये y हो गया। अब ये देखिए ये R और ये R कैंसिल, रेट कांस्टेंट कैंसिल, क्योंकि सेम केमिकल रिएक्शन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी। कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है रिएक्टेंट का, लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी। अब अगर आप देखो तो ये H2 कैंसिल हो गया, ये NO के पावर y है, ये NO के पावर y है, दोनों के एक्सपोनेंट के साथ साथ कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये देखिए 2 इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 के पावर x हो गया। तो इसको मैं कह सकता हूं कि 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 1 मान सकते हैं। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपने देखा कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, y आ रही है। तो देखिए x की वैल्यू y ऐसे आ गई, देखा ना। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरा पार्ट करता हूं तो दूसरे पार्ट में कह रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ रहा है, 8 टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो यानी कि एक नया रिएक्शन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 8R इक्वल टू K हो गया। यहाँ पे देखिए ये H2, इसका एक्सपोनेंट x हो गया, ये NO है, इसका एक्सपोनेंट। अब NO को हम लोगों ने क्या किया है, एक बात और ध्यान रखना है, हाँ NO को हम लोगों ने क्या किया है, डबल किया है, तो ये 2NO ले लेंगे, ये y हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं कि ये इक्वेशन नंबर थर्ड है और इस थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर कर दे रहे हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो 8R डिवाइडेड बाई जो था, यहाँ पे आप देखो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर K हो गया, ये H2, इसका एक्सपोनेंट x हो गया, NO, ये NO का एक्सपोनेंट आप देखो y हो गया। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये R ये कैंसिल हो गया, ये रेट कांस्टेंट कैंसिल हो गया, ये H2 के पावर x और ये H2 के पावर x कैंसिल हो गया,
यहाँ पर देखिए ये NO और ये NO ये कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंट कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं कैंसिल होगा? क्योंकि बेस सेम नहीं है। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, मैं इसको इधर ले लेता हूँ, तो 2 के पावर y इक्वल टू ये 8 आ रहा है, यानी कि इसी को मैं लिख सकता हूँ कि 2 के पावर y इक्वल टू 2 के पावर 3 लिख सकता हूँ। अब दोनों का देखिए बेस सेम हो गया, ये 2 और ये 2 सेम हो गया, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये देखिए y इक्वल टू 3 हो गया। तो आपने देखा कि मैंने जो था y की वैल्यू 3 निकाला और x की वैल्यू कितना निकाला, 1 निकाला, और इस रिएक्शन पे पुट कर देंगे तो ये रेट लॉ निकल आएगा। इस तरीके से आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कितने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको चीजें समझ में आई है, तो रेट लॉ के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा देता हूं कि रेट लॉ का एप्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है रेट लॉ का एप्लीकेशन। ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं रेट लॉ का एप्लीकेशन आपको बताने जा रहा हूं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये एप्लीकेशन ऑफ रेट लॉ। अगर हम लोग रेट लॉ का एप्लीकेशन देखें तो रेट लॉ के बेसिकली 3 ही एप्लीकेशन हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है कि ये किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बताता है। अभी आपने देखा था कि R हम लोगों ने लिखा था, तो R क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन था। तो ये किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बताता है। दूसरी बात, जब रिएक्शन हो रही होती है, चल रही होती है, तो किसी भी टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है इसके बारे में बताता है। और तीसरी बात, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको कहते हैं जो मोर देन 1 स्टेप में होती है, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म को बताता है। तो ये देखिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ का क्या एप्लीकेशन है? रेट लॉ का पहला एप्लीकेशन यह है कि इट इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो ये क्या करेगा, डिटरमाइन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसकी यूनिट क्या होती है, मोलर पर सेकेंड, मोलर पर मिनट या मोलर पर आवर, किसके टर्म में हम लोग देखते हैं। तो पहली बात आपको समझ में आ गया कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो तो इसका एप्लीकेशन ये है कि इट इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन concentration of reactant and product during the course of reaction. It is helpful to determine concentration of reactant or product during course of reaction। इसका मतलब जब रिएक्शन हो रहा होता है तो उस समय रिएक्शन में प्रेजेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल है। और इसका एक तीसरा एप्लीकेशन और है, और ये तीसरा एप्लीकेशन क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में होते हैं उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, उस रिएक्शन की कितने स्टेप में होता है, कौन सा रिएक्शन स्लो होता है, कौन सा रिएक्शन फास्ट होता है, ये सारी चीज़ें होता है डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये देखिए हेल्पफुल टू डिटरमाइन मैकेनिज्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो रेट लॉ की ये 3 एप्लीकेशन है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर के साथ शेयर कीजिए।
और आप अपनी पढ़ाई ऑन रखिए। थैंक यू।